हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको रेट एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि रेट एनालिसिस क्या होता है, इसकी क्या बेनिफिट है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके कौन से फैक्टर हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट एनालिसिस की। रेट एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसकी जो हम ओवरऑल एस्टिमेशन प्रोजेक्ट की करते हैं, उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे ब्रिक वर्क होता है, इस तरह प्लस्तर होता है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का जो यूनिट रेट हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम रेट एनालिसिस कहते हैं। ये हमारे पास रेट एनालिसिस है। इसके बाद हम ये जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम इसमें मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी हमारी पास कॉस्ट है कि मटेरियल की, लेबर हमें कितनी रिक्वायर होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा अखराजात आएंगे उनको हम जो कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट वर्क के हिसाब से, वो हमारे पास रेट एनालिसिस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी हमें रेट एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या होगा, क्या पर्पस होता है इसका, बेनिफिट इसकी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है। तो रेट एनालिसिस किसी भी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसमें हमें एक्यूरेटली ये मालूम हो जाता है कि इसमें हमारे पास बजट कितना लगेगा और प्रोजेक्ट में प्रॉफिट किस तरह होगा, और हमने जो काम करने का तरीका है या तरतीब है वो किस तरीके से देनी है। इसके अलावा जो दूसरा हमें बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हम जो जब रेट एनालिसिस करते हैं तो हम प्रोजेक्ट को या एक्टिविटीज़ को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हम उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, जैसे हमारे पास लेबर की आ गई या फिर मटेरियल की आ गई, वो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हम ये फैसला भी ले सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, काम को किस तरीके से कराना है, और जो फैसला लेना है काम को करवाते वक्त रिस्क को मैनेज करते हुए वो किस तरीके से लेना है। तो ये इसके जो है मेन बेनिफिट आ गए। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। रेट एनालिसिस में जो मेन चीज़ें आ जाती हैं उसमें हमें अब मशीनरी जैसे होगी, टूल्स हो गए, सर्विसेज हो गई, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इनको भी हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन वर्क में पेमेंट का मेथड आता है उनको भी हम चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे रेट एनालिसिस को। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास पहला जो फैक्टर है वो है मटेरियल कॉस्ट, कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में मटेरियल की कितना इस्तेमाल होगा, उस पर कितने अखराजात आएंगे। मिसाल के तौर पे हम जो बाज़ार से कोई सीमेंट खरीद रहे हैं उसकी क्या करंटली क्या कॉस्ट जा रही, क्या रेट जा रहा है, और वो हमारे पास कितने अरसे के लिए स्टोर हो सकता है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो क्या होगी। अगर कंस्ट्रक्शन साइट दूर है हमारे से तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा पड़ेगी। इसी तरह अगर नज़दीक है तो वहाँ हमें मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ेगी। इसके अलावा मटेरियल कॉस्ट में हम वेस्टेज को भी देखते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें वेस्टेज में आती हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन ख़राब है या हम कंस्ट्रक्शन उस वक्त कर रहे हैं जब रेनिंग का सीज़न है, बारिश का मौसम, तो हमने एक दीवार बनाई, वहाँ हमने प्लस्तर किया, लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास वहाँ बारिश हो गई जिससे जो जितना प्लस्तर था वो सारा बह गया। प्लस्तर के बह जाने से हमारा वो सारा मटेरियल वेस्ट में चला गया, और उसके अलावा जितना मटेरियल में स्टोर किया था और जो मटेरियल ज़ाया होने वाला था वो भी हमारे पास वेस्ट में चला गया। तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। ये चीज़ें भी हम मटेरियल को जब हम साइट पे लाते हैं इसकी भी कैलकुलेशन का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लेबर यूज़ होती है उसकी क्या कॉस्ट है। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है उसमें हमारे पास यानी कि कितनी लेबर इस्तेमाल होगी पर एक्टिविटी के लिए, उसको हम पर घंटे के हिसाब से क्या देंगे, पर डे के हिसाब से, या फिर यूनिट मेजरमेंट के हिसाब से हम उसे क्या देंगे। तो उस हिसाब से हम उसकी दिन की वेजेस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम इक्विपमेंट की बात करेंगे कि जो हमारे पास मशीनरी वगैरह या हम
سائٹ پہ جو یعنی اکوپمنٹ لاتے ہیں ان کی ہمارے پاس کیا کاسٹ ہوگی، جو ہم کرائے پہ لے کے آتے ہیں ان کو بھی ہم اس میں انوالو کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کنکریٹ مکسر کی ضرورت پڑ گئی، ہمیں وائبریٹر کی ضرورت پڑ گئی، اس کی کاسٹ بھی ہم نے پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر کے رکھنی ہے تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ اس کے بعد کچھ ایسی چارجز ہیں جو ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے ایڈ ہوتے ہیں۔ ایک ایکسٹرا کاسٹ اوور ہیڈ چارجز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی بیچ میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، جیسے آفس کا رینٹ ہو گیا، کچھ سامان ہم نے ایمرجنسی کے طور پہ بازار سے منگوایا، کوئی واٹر اس سائٹ پہ نہیں ہے وہ ہم نے منگوایا پانی، تو وہ والی جو کاسٹ ہو جاتی ہے وہ اوور ہیڈ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس کا ہم جو پرسنٹیج رکھتے ہیں ریٹ انالائسس کرتے وقت وہ ہم تقریباً 5% رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ آ جائے، 5 سے 6% تک یہ کاسٹ ہو۔ اس کے بعد لاسٹ میں جب ہم ریٹ انالائسس کرتے ہیں تو جس چیز کا خیال رکھتے ہیں اس میں ہم کنٹریکٹر کے پروفٹ کا رکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اوور آل پروجیکٹ ہے اس میں 10% ہم کنٹریکٹر پروفٹ رکھتے ہیں۔ اگر پروجیکٹ بڑا ہے، لارج اسکیل پہ ہم کام کر رہے ہیں، بگ پروجیکٹ ہے تو وہاں 8% ہوتا ہے، اور اگر ہم اسمال پروجیکٹ ہے تو وہاں ٹوٹل 15% ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ریٹ انالائسس جس میں ہم نے بات کی کہ ریٹ انالائسس کیا ہوتا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں، اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کون سے ایسے فیکٹر ہیں جب ہم ریٹ انالائسس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔